नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश चैनल में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं हर्निया के बारे में। तो हर्निया का एक बहुत ही कॉमन टर्म है जिसके बारे में काफ़ी लोग अच्छे से जानते हैं कि एक तरह का हम देखते हैं कि जो एक कॉमन लोगों के मन में एक धारणा है कि एक प्रकार का जो हर्निया रहता है कि वो एक जगह से फिसल जाती है, कोई जो ऑर्गन रहता है वो बाहर की तरफ आ जाता है और एक प्रकार का एक गोला बन जाता है, जो कि एक कॉमन धारणा है। जो कि देखा जाता है कि इंटेस्टाइन का जो नीचे की तरफ का जो पोर्शन रहता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। बाकी और भी कई उसके हर्निया के रूप हैं जो आज हम लोग देखने वाले हैं, उसका प्रतिशत काफ़ी कम रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि जो इंटेस्टाइन जो लोअर साइड की तरफ रहता है, नीचे की तरफ हम लोग देखते हैं जहाँ से ओपनिंग रहती है, जहाँ से एनस और रेक्टम कनेक्ट होते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि जो मसल्स है वो वीक हो जाते हैं और जिसकी वजह से इंटेस्टाइन बाहर की तरफ आ जाता है, वहाँ उस मेश से निकल जाता है, उस जाली से, उस ओपनिंग से बाहर की तरफ चला जाता है, प्रोट्रूड हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक प्रकार का गोला, एक बल्ज जैसे जो है वो देखने को मिलता है। उसी को ही लगभग हर कोई व्यक्ति जो है वो हर्निया मानता है, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है क्योंकि मैक्सिमम वही परसेंटेज जो है वो देखने को मिला है। तो आज हम लोग थोड़ा सा इसमें डीप समझने वाले हैं कि ये होता कैसे है। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे कि ये जो ये जीआई ट्रैक का पार्ट है, मान लीजिए कि ये ईसोफेगस है, यहाँ से वो ओपनिंग हो रहा है स्टमक का और नीचे की तरफ ये इंटेस्टाइन पूरा राउंड हो गई है और नीचे यहाँ से हम देखते हैं कि एनस और रेक्टम है जहाँ से हमारा पोटी वगैरह जो निकलता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक सब यहाँ पे है। अब ईसोफेगस जो है वो यहाँ से थोरैसिक कैविटी है, चेस्ट पोर्शन है, यहाँ से एक ओपनिंग रहती है, मतलब थोरैसिक कैविटी रहती है और यह रहती है एब्डोमिनल कैविटी। तो इस कैविटी से लेके वो इस कैविटी में आता है, तो यहाँ पे एक ओपनिंग रहती है, एक पाइप को जाने के लिए एक रास्ते की जरूरत रहती है। तो उस ओपनिंग की वजह से क्या होता है कि वहां पे एक ओपनिंग बन जाती है जहां से ये चांसेस बन जाता है कि वीक होने का। वैसे ही नीचे की तरफ रहता है जहां से जो एब्डोमिनल कैविटी कवर हो जाती है, जो कि इंटेस्टाइन को पूरा हैंडल करके रखती है, होल्ड करके रखती है, वहां से एक ओपनिंग और निकलती है जो कि एनस और रेक्टम मतलब पोटी के लिए एक रास्ता बनाने के लिए, एक पाइप को जाने के लिए रास्ता वो देती है। अब वो पोर्शन पे ही सबसे ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि प्रेशर उस पोर्शन पे सबसे ज्यादा आता है, तो वही सबसे ज्यादा कॉमन माना जाता है। उस ओपनिंग को जब लूज हो जाती है किसी कारण की वजह से, जिसके बारे में आज हम लोग समझेंगे, वहां का फिर इंटेस्टाइन ये बाहर की तरफ निकल जाती है और यहाँ पे एक बल्ज बन जाता है। उस बल्ज को कई लोग हर्निया जो है कहते हैं। मतलब क्या होता है कि कोई ऑर्गन जिस टिश्यू या जिस मसल्स के कवर में है, जिसके उसके अंदर है, बार बार किसी भी कारण की वजह से अगर वो वहां पे उस टिश्यू को प्रेशर कर रहा है, उस लेयर को प्रेशर कर रहा है, जिसकी वजह से वो जो टिश्यू है जो उसे होल्ड करके बैठा है, या तो वो वियर एंड टियर की वजह से वीक हो गया है या फिर वहां से उसने अपना इलास्टिसिटी जो है वो लूज कर लिया, जिसकी वजह से वो जो ऑर्गन होल्ड पे था वो उस ओपनिंग से जो बाहर की तरफ आ गया है। तो ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा तकलीफ होगी, काफी पेन होगा, लेकिन हाँ थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, थोड़ा सा लाइफस्टाइल में आपका जो है वो चेंजेस हो सकता है, जिसके बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। यूजुअली हैपेंस इन द एब्डोमिनल ग्रोइन एरिया। तो एब्डोमिनल पोर्शन जहाँ पे ये पूरा हमारा जैसे हम लोग कहते हैं किचन एरिया, जैसे हम लोग कहते हैं हमारे बॉडी का, वो पूरा पोर्शन जैसे रहता है, तो वहां पे ये रहेगा। ग्रोइन पोर्शन मतलब क्या, आपने जैसे कभी महसूस किया होगा जब हम लोग बाथरूम में स्नान करते हैं, तो हम लोग जब पूरा कपड़े जब उतार देते हैं तब हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पे एक ग्रोइन पोर्शन देखने को मिलता है। मतलब जैसे ही ये पोर्शन खत्म होता है एब्डोमिनल का, वहां से थाई रीजन शुरू होती है, तो वहां से आपको एक ज्वाइंट जैसा महसूस होता होगा, यहाँ पे एक ज्वाइंट है, तो उस पोर्शन को ग्रोइन पोर्शन जो है वो कहा जाता है। When one of the organ pushes through the muscles or tissue that contains it, मतलब मैंने जैसे पहले बताया कि एक ऑर्गन है वो जो दूसरे किसी मसल्स या टिश्यूज को अगर पुश करता है, उसकी वजह से ये होता है। इट में लुक्स लाइक एन ऑड बल्ज दैट कम्स एंड गोज ड्यूरिंग द डिफरेंट एक्टिविटीज और इन द डिफरेंट पोजीशन। अलग अलग एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को खांसी ज्यादा होती है, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहा है, कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, स्टैंडिंग की वजह से भी कभी कभी ज्यादा होता है। अलग अलग पोजीशन में कई लोग बैठते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं किसी भी कारण की वजह से, जिस कारण की वजह से उस ऑर्गन का प्रेशर उसके कनेक्टेड टिश्यूज को अगर बार बार पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो वियर एंड टियर हो रहा है, वीक हो रहा है, तो फिर हर्निया होने के चांसेस ये बनते हैं। मे और मे नॉट कॉज सिम्टम्स सच एज डिस्कम्फर्ट और पेन। मोस्ट हर्निया इवेंचुअली विल नीड सर्जिकल रिपेयर। तो इतना कुछ ज्यादा आपको लाइफस्टाइल में फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट जरूर हो जाता है, पर उतना डिस्कम्फर्ट नहीं होता है कि आपको काफी ज्यादा पेन हो, तकलीफ हो, पर ये महसूस हो सकता है।
फाइनली इसका जो एक ही ऑप्शन जो है, इसका एक ही जो सॉल्यूशन जिसे कहा जा सकता है वो है सर्जरी करके ही इसे रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि ये ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि जो मेडिकेशन दे के या फिर कोई और थेरेपी दे के ये ठीक हो जाए। तो इसे सर्जरी करके ही रिपेयर करना पड़ता है, उस ओपनिंग को जो है वापस रिपेयर करना पड़ता है, उस मसल्स को या उस ऑर्गन को जो है उसे वापस अपने पोजिशन पे लाना पड़ता है। Hernia occurs when a part of your inside bulges through an opening or weakens in the muscles tissue contains it। ठीक है, हर्निया occur क्या होता है, एक पार्ट है इनसाइड के जो टिश्यू और मसल्स के अंदर है जो कि वीकन हो जाती है उस मसल्स के बार बार प्रेशर होने की वजह से। हर्निया कैन occur gradually as you get older and regular wear and tear on your muscles being to add up। तो जैसे मैंने पहले ही बताया, ये धीरे धीरे बढ़ता है, बार बार प्रेशर आने की वजह से, वियर एंड टियर जब हो जाता है उसकी वजह से ये होता है। कैन आल्सो रिजल्ट फ्रॉम एन इंजुरी, सर्जरी और द बर्थ डिसऑर्डर। चोट लग गई है आपको या फिर वहां पे अगर कोई सर्जरी करवाई है किसी कारण से अपने लाइफ में, तो होता क्या है, जब मान लीजिए ये प्रॉपर एक इंटैक्ट एक लेयर है, उसको मैं कट करता हूं, अगर कट करने के बाद फिर से इसको ज्वाइन करता हूं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर होता है ज्वाइंट वगैरह, और ये जो लेयर कट जाती है तो वहां पे थोड़ा सा वीकनेस हो जाती है, मतलब वो एज कंपेयर टू द इंटैक्ट लेयर वो थोड़ी सी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका उस बार बार ऑर्गन की वजह से प्रेशर आने की वजह से ये वियर एंड टियर होती है और ये चांसेस है यहां से हर्निया होने के। बर्थ डिसऑर्डर है बचपन में, जब बच्चे का माँ के घर में जब निर्माण होता है उसी में अगर सही तरीके से निर्माण नहीं हुआ है, कोई लेयर प्रॉपर नहीं बनी है, कोई ओपनिंग सही तरीके से नहीं है, कोई मसल्स जो है वो सही तरीके से बने नहीं है, कोई ऑर्गन्स का प्रॉपर तरीके से शेप नहीं बना है, या फिर उसको एक कवरिंग जो होनी चाहिए सही नहीं बनी है किसी भी कारण की वजह से, तो बर्थ डिफेक्ट में आ जाता है। सम कॉमन हर्निया लोकेशन इन योर लोअर चेस्ट थ्रू योर डायफ्राम। जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे एक पोर्शन रहता है, जैसे मैंने पिछले टॉपिक जीईआरडी में समझाया था आपको हाइटल हर्निया में, उसमें मैंने एक ऑप्शन लिया था कि यहाँ से इसोफेगस जैसे यहाँ से जाता है तो यहाँ पे अगर जो जॉइंट रहता है जो कि इसोफेगस जाता है और जो डायफ्राम रहता है तो ये इस तरीके से रहता है, यहाँ से ये डायफ्राम है मान लीजिए पूरा, यहाँ से एक लेयर बनती है इसोफेगस के जरिए। तो ये अगर प्रॉपर तरीके से अगर नहीं बनता है, ये जो जॉइंट है सही तरीके से नहीं बनता है, तो ये क्या होता है कि जो स्टमक के जो लेयर रहते हैं, जो स्टमक हो गया, स्टमक के बाकी जो इंटेस्टाइन के जो पार्ट रहते हैं, मतलब जीआई ट्रैक्ट के जो पार्ट हो गए, वो इसको पुश करने में कारण बनते हैं। मतलब नीचे से अगर मैंने टाइट पैंट पहन लिया फॉर एग्जांपल, तो ये ऐसा थोड़ा सा पेट ऐसा बाहर निकला रहता है, तो वो प्रेशर जो है वो नीचे की तरफ जाता है और ऊपर की तरफ भी प्रेशर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसे यहाँ पे एक हर्निया होने के चांसेस रहता है, जिसे हाइटल हर्निया कहते हैं। मैंने पहले के वीडियो में बताया था, आज भी इसको थोड़ा सा कवर कर लेंगे। तो इन योर लोअर चेस्ट थ्रू योर डायफ्राम, तो यही एक पोर्शन है जो कि लोअर चेस्ट है, ये एक एरिया है जहां पे होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा इन योर ग्रोइन थ्रू द लोअर एब्डोमेन, जो सबसे कॉमन है कि नीचे की तरफ जो इंटेस्टाइन ग्रोइन एरिया में होता है, एब्डोमिनल के नीचे की तरफ। अलोंग द फ्रंट मिड लाइन ऑफ योर एब्डोमेन, जैसे आपने वुमेन्स में देखा होगा डिलीवरी के टाइम पे यहाँ पे एक पेट पे एक पट्टी, एक लेयर बन जाती है, एक लाइन बन जाती है, जिसे मिड लाइन कहा जाता है। तो उस एरिया में भी होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा वीकनेस रहती है जो लेयर रहती है एज कंपेयर टू अदर पोर्शन में, ठीक है, वो लाइन की वजह से। थ्रू अ फॉर्मर एब्डोमिनल सर्जरी इंसिशन, कोई एब्डोमिन एरिया में किसी भी कारण की वजह से इंसिशन हुआ है, कट हुआ है, या तो चोट लगी या तो सर्जरी हुई है, उसकी वजह से भी ये होता है। तो ये सब कॉमन हर्निया के लोकेशंस हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्निया के अलग अलग प्रकार हम देखेंगे। एक तो इंग्युइनल हर्निया या तो फिर ग्रोइन हर्निया, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है, जो नीचे के पोर्शन की तरफ यहाँ पे जो होता है, जैसे इंग्युइनल हर्निया कहा जाता है, ग्रोइन हर्निया है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अकाउंटिंग 75% मोस्टली अफेक्ट द मेंस, सबसे कॉमन टाइप है, देखा जाए तो मोस्टली कॉमन टाइप है, और 75% जो हर्निया होता है वो यही होता है। इसलिए हम लोग इसे ही मानते हैं कि जो आंतड़ी है वो बाहर की तरफ आ गई है, वो लेयर छोड़ के उसकी वजह से वहां पर मैच लगा के सर्जरी करते हैं। ज्यादातर ये पुरुषों में होती है। हैपेंस व्हेन पार्ट ऑफ योर बोवेल प्रोट्रूड्स इनटू योर इंग्युअल कैनल पैसेज वे थ्रू द रन आउट थ्रू योर इनर थाई। तो इंग्युअल कैनल एक पैसेज वे रहता है जो कि नीचे की तरफ जाता है, जो कि थाई की पोर्शन की तरफ जाने का एक रास्ता रहता है, एक ओपनिंग रहती है, या फिर जिसे हम कहते हैं कि एक एनल और रेक्टल एरिया जो पोर्शन रहता है, तो वहां पे कुछ ओपनिंग्स रहती हैं, जैसे कि एक एनस और रेक्टल जाने के लिए एक ओपनिंग रह गई, और एक इंग्युअल एरिया हो गई जो कि नीचे की तरफ मसल्स अगर जा रहे हैं, मतलब एब्डोमिनल मसल्स को अगर थाई मसल्स के साथ कनेक्ट होना है, क्योंकि वो होते ही हैं आजू बाजू में जो पार्ट्स रहते हैं हमारे बॉडी में, तो नियर बाय जो पार्ट्स रहते हैं उसके मसल्स कनेक्टेड रहते हैं, पर वो कनेक्ट रहते हैं तो उसके बीच में जब वो जाते हैं, जब वो कनेक्ट होते हैं तो एक लेयर के थ्रू वो जाते हैं, जिसे कैनल कहा जाता है। तो उसमें अगर प्रॉब्लम होने की वजह से इस तरीके की
तकलीफें होती हैं, और ज़्यादातर ये देखा जाए तो ग्रोइन एरिया में ही होता है, इसलिए इसे ग्रोइन हर्निया कहा जाता है या फिर इंग्यूअल हर्निया कहा जाता है। पुरुषों में सबसे ज्यादा ये देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू वुमेन्स। फेमोरल हर्निया लगभग आसपास यही है, वो इंग्यूअल ग्रोइन हर्निया का ही एक पार्ट है ये। फेमोरल वो तो हमारी फेमोरल जो बोन रहती है, थाई बोन जिसे हम लोग कहते हैं। इट इज अ लेस कॉमन टाइप ऑफ ग्रोइन हर्निया, मतलब ग्रोइन हर्निया का ये लेस प्रकार है। दैट ऑकर्स इन द फेमोरल कैनल विच रन्स अंडरनीथ द इंग्यूअल कैनल फैटी टिश्यू में पोक थ्रू। तो जैसे कि इंग्यूअल कैनल के नीचे जैसे कि एक फेमोरल कैनल रहता है जिसके थ्रू मसल्स वगैरह भी जाते हैं, कुछ नर्व्स वगैरह ब्लड सप्लाई भी जो पास होती हैं नीचे की तरफ, तो एक कैनल के थ्रू जो है वो पास होते हैं। लेकिन एक सबसे रेयर माना गया है ग्रोइन हर्निया का, जो ये एक हिस्सा माना गया है, पर उसका काफी ज्यादा रेयर पार्ट है ये, जिसकी वजह से क्या होता है कि हर्निया होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पर भी ये मैक्सिमम देखा जाता है तो काफी प्रेशर होने की वजह से या फिर ओबेसिटी में जिसको पेशेंट रहते हैं उनमें ये ज्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि मैक्सिमम जब प्रेशर आता है तो कैनल्स की जो इलास्टिसिटी रहती है, जो होल्ड करती है, वो लूज हो जाती है। ठीक है। हाइडल हर्निया, इसमें मैंने पहले बता चुका हूं, इसका एक शॉर्ट जो मैंने बनाया था। अनदर कॉमन टाइप ऑफ द हर्निया ऑकर्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, हैपेंस व्हेन ओपनिंग इन योर डायफ्राम where the esophagus passes through. It gets widens and the top of your stomach pushes up through the opening into your chest. तो जैसे मैंने पहले ही बताया, यहाँ से डायफ्राम का एक जाने का एक ये इसोफेगस जाता है। अगर ये थोड़ा सा इलास्टिसिटी प्रॉब्लम आता है या फिर इसका जॉइंट प्रॉपर नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इलास्टिसिटी लूज करता है और नीचे का स्टमक है वो पुश करता है, और स्टमक जो है वो इसोफेगस की तरफ आता है, मतलब उस इसोफेगस की तरफ एंट्री करता है और चेस्ट कैविटी में एंटर होने का कोशिश करता है, जो स्टमक पोर्शन रहता है, उसे कहा जाता है हाइडल हर्निया। एक है कॉन्जेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया, इज अ सीरियस बर्थ डिफेक्ट इन विच द डायफ्राम डजंट क्लोज ऑल द वे ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट। तो डायफ्राम जो चारों तरफ से कनेक्ट होना चाहिए वो कनेक्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से ये कंडीशन होती है। इट कैन कॉज एब्डोमिनल ऑर्गन टू स्लिप अप इनटू द चेस्ट कैविटी व्हाइल द ऑर्गन्स आर स्टिल ग्रोइंग, क्राउडिंग द लंग्स। तो ये इसको हाइडल हर्निया का ही हिसाब मान सकते हैं, इसका ये टाइप मान सकते हैं। इसके बारे में मैंने GERD में बताया था कि जब बच्चे का जन्म होता है तो यहाँ से जब इसोफेगस से जो डायफ्राम के यहाँ जो ओपनिंग रहती है, जो कैनल रहती है, वहां से जब इसोफेगस जाता है जो कि स्टमक से कनेक्टेड रहता है, तो उसका जो एक जॉइंट रहता है इसके साथ, वो जॉइंट प्रॉपर नहीं होने की वजह से जो एक इंटैक्ट जॉइंट बन जाता है, वो जॉइंट प्रॉपर ना होने की वजह से बर्थ में डिफेक्ट हो जाता है, जिसे बर्थ डिफेक्ट हम लोग कहते हैं, जिसकी वजह से काफी ऑर्गन्स जो हैं वो ऊपर की तरफ पुश होते हैं चेस्ट कैविटी की तरफ, जिसे कॉन्जेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया कहते हैं, और इसे हाइडल हर्निया का ही हिस्सा मान सकते हैं। इंसिशनल हर्निया नाम से समझ में आता है कि कोई कट अगर हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, उसकी कारण होने वाला हर्निया। occur when the tissue protrudes through the former incision in your abdominal wall that weaken over time. It's common side effect of the abdominal surgery. तो abdominal में कोई सर्जरी हुई है, जैसे मैंने पहले बताया, सर्जरी कट हुई है, यहाँ से वीक हुआ है, जिसकी वजह से ये पोर्शन पे अगर बार बार प्रेशर आता है किसी कारण की वजह से, तो फिर से वहां पे हर्निया होने के चांसेस रहता है, जिससे इंसिशनल हर्निया जो है वो कहा जाता है। एक है अम्बिलिकल हर्निया, occurs when a part of your intestine pokes through the opening in your abdominal wall near your belly button. तो अम्बिलिकल कॉर्ड जिसे हम लोग कहते हैं, जब बच्चा पैदा होता है जिसके थ्रू बच्चा गर्भ के अंदर एक नरिशमेंट लेता है माँ के थ्रू, तो ऐसे अम्बिलिकल कॉर्ड जो कि काटी जाती है बाद में, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बेली बटन जो बन जाता है, जिसे हम लोग अपना कहते हैं नाभि जिसे हम लोग कहते हैं। तो वहां पे अगर कोई लेयर वीकन हो गई है तो उसके सराउंडिंग में होने वाले हर्निया को इसे अम्बिलिकल हर्निया कहा जाता है, जो काफी रेयर भी है, देखा है ज्यादा काफी कम है। मोस्ट अम्बिलिकल हर्निया आर कॉन्जेनिटल, दैट इज फ्रॉम बर्थ। तो बच्चों में अगर कुछ डिफेक्ट हो जाता है, बर्थ डिफेक्ट होने के कारण इस पोर्शन में, जैसे हमने डायफ्राम पोर्शन देखा, तो इसी पोर्शन पे अगर होता है तो उसे कॉन्जेनिटल, एक प्रकार का बर्थ डिफेक्ट जो होता है, उस बर्थ डिफेक्ट होने की वजह से अम्बिलिकल हर्निया होता है। अगर बर्थ डिफेक्ट इस पोर्शन पे अगर हुआ है तो अम्बिलिकल पोर्शन के आसपास। वेंट्रल हर्निया, एनी हर्निया दैट ऑकर्स थ्रू फ्रंट वॉल ऑफ योर एब्डोमिनल, इट इंक्लूड्स अम्बिलिकल हर्निया, इंसिशनल हर्निया। देखो, जब मैंने एक आपको बताया था कि जो स्किन रहती है उसके अलग अलग लेयर रहती हैं, जाहिर सी बात है जो मसल्स रहते हैं उसके भी अलग अलग लेयर्स रहते हैं। आपने अगर कभी सोशल मीडिया पे कोई 3D वीडियो देखा होगा कि वो डॉक्टर सर्जरी करते हैं तो एक काटते हैं, दूसरा काटते हैं, तीसरा काटते हैं, बाद में जाके वो ऑर्गन आता है। या फिर किसी हॉस्पिटल में, सर्जन के हॉस्पिटल में आप गए होंगे, वहां आपने देखा होगा कि एक स्क्रीन लगाते हैं और वो सर्जरी पूरा दिखाते हैं।
कि कट होता है, फिर दूसरा कट होता है, फिर तीसरा कट होता है, तो जो लेयर्स रहती हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक प्रकार का जो हर्निया जो कि फ्रंट वॉल ऑफ योर एब्डोमिन है, मतलब जो ये एब्डोमिनल की जो अलग अलग वॉल्स रहती हैं, तो उसके जैसे ये ऑर्गन है, यहाँ पे 1 2 3 लेयर मान लीजिए कोई है, जो 3 वॉल जिसे हम लोग कहते हैं, तो पहली वॉल अगर फट जाती है ड्यू टू प्रेशर और फिर ये थोड़ा सा ऑर्गन उस वॉल में चला जाता है, तो उससे कहा जाता है वेंट्रल हर्निया। अब इसमें अम्बिलिकल हर्निया और इंसिशनल हर्निया काफी ज्यादा कॉमन माना जाता है, या कि ये इसका एक हिस्सा माना जाता है। अम्बेलिकल हर्निया मतलब क्या, यहाँ पे ओशन पे होने वाला, क्योंकि अम्बेलिकल कॉर्ड के आसपास जो एरिया रहता है वो थोड़ा सा एज कम्पेयर टू जो लेयर रहती है वो वीक मानी जाती है एज कम्पेयर टू अदर एरिया के हिसाब से। तो उस वहां पे जो ऑर्गन अगर पुश करता है तो एक आधी लेयर के अंदर चला जाता है। सेम इंसिशनल हर्निया, मान लीजिए कट हो गया है तो वो हो सकता है कि पूरा इसके अंदर न चला जाए, पर थोड़ा सा चला जाए, एक आधी वॉल को जो है वो प्रोट्रूड कर दे, उसे कहा जाता है वेंट्रल हर्निया। इसलिए ये दोनों चीजें जो है वेंट्रल हर्निया के अंदर कवर की गई हैं। एपिगैस्ट्रिक हर्निया, वेंट्रल हर्निया अबव द बेली बटन, मतलब इस तरह का अगर वेंट्रल हर्निया होता है, मतलब जो एक आधी वॉल को एब्डोमेन वॉल को प्रोट्रूड कर रहा है, ऐसा अगर हर्निया हो रहा है जो कि बेली बटन के ऊपर की तरफ है, तो उसे कहा जाता है एपिगैस्ट्रिक हर्निया। Perianal hernia, relatively very rare, occurs when the organs of the tissue pushes through an opening weakens in your pelvic floor into your abdominal cavity. पेल्विक साइड में जैसे हम देखते हैं कि वहां पे अगर कोई ओपनिंग है किसी कारण की वजह से, अगर एब्डोमिनल कैविटी के प्रेशर आ जा रहा है, वहां पे अगर होने के कुछ ऑर्गन जो है प्रोट्रूड हो जाते हैं, जो कि बहुत ही रेयर है, इसके कारण होने वाला जो हर्निया होता है उसे कहते हैं पेराइनल हर्निया। कॉजेस मैंने बता दिया, वही जो मैंने इंट्रोडक्शन जो इसका दिया वही उसका कॉज है। साइन और सिम्टम्स क्या आता है, साइन है यू मे सी और फील द हर्निया इमर्ज इन अ प्रिसाइज लोकेशन व्हेन यू आर स्क्वेटिंग, बेंडिंग ओवर और द एक्सर्टिंग योरसेल्फ इन हर्निया अगर आपको हुआ है तो उसका साइन क्या होता है, अगर आप कुछ बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ झुक रहे हैं, कुछ इधर उधर मूवमेंट कर रहे हैं, उस टाइम पे आप फील होगा कि यार यहाँ से मुझे कुछ ऐसा बल्ज जैसा महसूस हो रहा है, या फिर ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऐसा महसूस हो रहा है, तो वो एक साइन है आपके लिए। सेम वे अगर बच्चों में अगर देखना है तो इन बेबीज व्हेन दे आर क्राइंग और पोपिंग दे मे बी इरिटेबल अबाउट इट, इफ सम एक्टिविटीज रूटीनली कॉजेज सम सिम्टम, इट इज लाइकली हर्निया। तो बार बार अगर वो रो रहे हैं और पोपिंग करने में तो उन्हें तकलीफ हो रही है, ऐसी एक्टिविटीज जो उसे बार बार करने के कारण उससे काफी दर्द हो रहा है, महसूस हो रहा है, तो इट इज अ साइन ऑफ अ हर्निया बच्चों में। सिम्टम्स क्या है, नॉट ऑल हर्निया कॉजेज द सिम्टम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ हर्निया कॉजेज डिफरेंट सिस्टम। तो डिफरेंट हर्निया जो हमने देखे उनके सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करते हैं, हर किसी का एक्सप्रेस करने का तरीका जो है अलग रहता है। वन telltale sign of the hernia is a visible lump or bulge that appears during the certain activities or in a certain physical position then goes back in at other times। एक ही जो इसका एक टेल हम देखते हैं कि जो सिम्टम या साइन बोल सकते हैं कि एक ही जिससे हम पहचान सकते हैं कि कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं तो बल्ज महसूस हो रही है, या तो यहाँ पे या तो नीचे की तरफ, या जहां पे भी वो हुआ है, वो पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के दौरान ही वो बाहर महसूस हो रहा है, और जैसे हम लोग नॉर्मल हो जाते हैं कुछ तो वो वापस वो अंदर चला जाता है। तो ये एक उसका सॉल्यूशन, ये इसका सिम्टम्स है जिससे हम लोग आइडेंटिकली पहचान सकते हैं कि यहाँ पे इस पोर्शन पे हर्निया हुआ है या नहीं। यू मे ऑल्सो फील द प्रेशर, डल्ज एक और द पिंचिंग व्हेन द हर्निया कम्स आउट, इट मे कम्स आउट व्हेन यू आर स्ट्रेनिंग, लिफ्टिंग, लाफिंग और कफिंग। तो एक प्रेशर महसूस हो सकता है, ज्यादा से हम देखते हैं थोड़ा सा डल एक जो है वो हो सकता है, दर्द हो, किसी किसी को, बॉडी हर व्यक्ति की अलग अलग रहती है, उस हिसाब से पेन हो सकता है, किसी किसी को नहीं भी होता है, या पिंचिंग वगैरह भी जो होता है ऐसा लगता है कुछ चुभ रहा है, तो ऐसा महसूस हो सकता है अलग अलग एक्टिविटीज के कारण, खास करके जब आप हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ चिल्ला के बात कर रहे हैं, कुछ खांस रहे हैं या लंबी सांस ले रहे हैं, तो ऐसे अलग अलग जो एक्टिविटीज हम लोग करते हैं उस दौरान जो है ये महसूस होने के चांसेस रहते हैं। तो यही एक सिम्टम है। रिस्क फैक्टर क्या क्या है, एक तो क्रॉनिक ओबेसिटी, लंबे समय तक ओबेसिटी है, वो एक आपको ऑर्गन्स जो है वो जो वॉल्स रहते हैं, जो कैनल्स रहते हैं, ओपनिंग रहती है, वो बार बार उसके ऑर्गन का प्रेशर आता है और एक जो वेट रहता है उसका बार बार आने की वजह से ये होता है। हैवी लिफ्टिंग, बार बार आपका कुछ ऐसा काम है, लेबर काम है अगर किसी का जो कि बार बार हैवी लिफ्टिंग लग रहा है, तो हैवी लिफ्टिंग जब हम लोग करते हैं तो एक प्रेशर महसूस है, आपने कोई भारी सामान उठाया होगा तो आपने फील किया होगा कि किस तरीके का प्रेशर जाता है।
क्रॉनिक कफ, बार बार आपको कफ आ रही है तो जाहिर सी बात है जो ऑर्गन्स है वो नियर बाय जो टिश्यू रहते हैं उसको एक प्रेशर देते हैं। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, काफी समय से आप कॉन्स्टिपेशन आप प्रेशर दे रहे हैं तो वो क्रॉनिक बार बार अगर है, एक आध बार अगर होता है तो नो प्रॉब्लम। बार बार अगर कॉन्स्टिपेशन अगर आपको हो रहा है तो वो एक ऑर्गन्स जो है वो नियर बाय टिश्यूज और मसल्स को प्रेशर देते हैं। मैनी आवर ऑफ स्टैंडिंग, काफी समय तक आपका खड़े रहने का जॉब है, जिसकी वजह से भी क्या होता है कि बॉडी प्रेशर जो है वो एक ऑर्गन्स पे आता है और वो ऑर्गन्स क्या करते हैं कि नियर बाय टिश्यूज को प्रेशर देना शुरू कर देते हैं। प्रेगनेंसी विच इज रिपीटेड, हम देखते हैं कि किसी किसी के हर साल या हर 2 साल में 3 साल में 2 बच्चे 3 बच्चे हो जाने की वजह से, और ये कई लोग जो 4-4 5-5 बच्चे एक साथ कर लेते हैं बैक टू बैक, उनमें ये चांसेस रहते हैं कि प्रेगनेंसी भी एक कारण बनता है अगर वो रिपीटेडली अगर प्रेगनेंसी है तो। एलर्जी दैट कॉज द क्रॉनिक स्नीजिंग, बार बार जैसे ये कोई एलर्जी है आपको जिसकी वजह से बार बार आपको छींक पड़ रही है। जैसे हम देखते हैं कि जब छींक आती है तो हम लोग किस तरीके से अंदर से महसूस होता है, कैसा प्रेशर महसूस होता है, तो वो एक ऑर्गन का प्रेशर होता है जो नियर बाय टिश्यूज को एक प्रेशर, एक नियर बाय वॉल्स को जो प्रेशर जाता है वही प्रेशर जो है वो हम लोग फील करते हैं। तो वो अगर क्रॉनिक है, काफी समय तक है, तो काफी उसका कारण बन सकता है। कॉन्जेनिटल हर्निया ड्यू टू बॉर्न प्रीमैच्योर, अगर आपका कोई बच्चा है मतलब उससे कॉन्जेनिटल हर्निया के रिस्क फैक्टर क्या है अभी हम लोग वो देख रहे हैं। अगर बच्चा प्रीमैच्योर हुआ है, 7वें महीने में 8वें महीने में पैदा हुआ है, हैव द सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ है, अगर उसे हैव कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, हैव कॉन्जेनिटल हिप डिस्प्लेजिया, हैव अंडर डिसेंट टेस्टिकल्स हैं, जो अनडिसेंडेड जो टेस्टिकल्स है ऊपर नीचे नहीं होते हैं, अदर प्रॉब्लम इन द रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम, इस तरीके के प्रॉब्लम अगर बच्चे में अगर हुए हैं ड्यूरिंग बर्थ के दौरान, मतलब बर्थ डिफेक्ट के दौरान अगर इस तरीके की कोई तकलीफ हुई है, वो एक कारण बनती है हर्निया का। डायग्नोसिस, फिजिकल एग्जामिनेशन ही बेस्ट डायग्नोसिस प्रोसीजर है जो कि हर डॉक्टर जो सर्जन जो है वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो है वो देखते हैं। कुछ वो पोजीशन आपको चेंज करने के लिए कह सकते हैं कि ऐसा इस पोजीशन पर रुकिए, ऐसा झुकिए, ऐसा कफी, या जो उसे हंसने को कह सकते हैं, खांसने को कह सकते हैं, तो अलग अलग वो फिजिकली एग्जामिन करते हैं, कफिंग वगैरह करवाते हैं, पोजीशन एडजस्ट करवाते हैं। और सिटी स्कैन एक आजकल प्रोसीजर हो गई है कि एक फाइनल कंफर्मेशन पता चल जाए कि कितना हुआ, तो सिटी स्कैन करवा लेते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चल जाता है। ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका मेन एक ही ट्रीटमेंट है, वो है सर्जरी करवा के उसको ठीक करना पड़ता है। मान लीजिए ये ओपनिंग है वो जो कि काफी फट गई है और जिसकी वजह से इंटेस्टाइन फॉर एग्जाम्पल बाहर आ गई है, उदाहरण पे हम देखते हैं, तो सर्जरी से क्या किया जाता है, पहले तो ये ऑर्गन को अपनी जगह पर रख दिया जाता है जो कि इंटेस्टाइन बाहर आ गया, और इसको फिर कोशिश की जाती है कि सर्जरी से इसको ठीक किया जाए। अगर नहीं ठीक हो जाता है तो यहाँ पे एक मेश लगाया जाता है, जिसे हम कहते हैं कि जो सर्जिकल मेश, एक जाली टाइप जो है वो इसे लगाई जाती है ताकि वो एक होल्ड कर सके उस पोजीशन को। अगर वो कोई कारण से स्टिचिंग अगर होल्ड नहीं करती है तो मैश के द्वारा करवाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि आपने सुना होगा कि हर्निया ठीक करने के लिए वो जाली लगा देते हैं, ठीक है। तो हर्निया रिपेयर सर्जरी उसे कहा जाता है जो कि स्टिचिंग या तो फिर सर्जिकल मैश के द्वारा की जाती है। एक मिनिमम इन्वेसिव मेथड रहती है ये हर्निया की जो रहती है, उसमें स्मॉल इंसिशन, लेस पोस्ट ऑपरेटिव पेन और फास्टर रिकवरी की जाती है। तो कोशिश की जाती है कि कुछ ऐसी प्रोसीजर भी की जाए जिसे हम लोग कहते हैं कि मिनिमल इन्वेसिव मेथड, जिसमें से काफी कम कट लगे, कम जो हम देखते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव पेन हो सके और फास्टर रिकवरी की जा सके, तो ऐसी पूरी कोशिश की जाती है। एक और लेप्रोस्कोपी सर्जरी, तो लेप्रोस्कोपी सर्जरी पता ही है कि एक जो डाले जाते हैं, पाइप डाले जाते हैं, उस पाइप के द्वारा जो हम देखते हैं कि एक प्रकार से कैमरा जाता है, लाइट जाती है और फिर जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर से जाते हैं और फिर वो अंदर जो है वो स्क्रीन पे देख के वो सर्जरी करते हैं। सम हर्निया नीड ओपन सर्जरी, कुछ हर्निया को जो है वो पूरा काट के उसे प्रॉपर तरीके से रिपेयर करना पड़ता है। तो वो डिपेंड की सिचुएशन कैसी है बंदे की, कितना सीवियर ये हो चुका है, उस हिसाब से ये सर्जरी का मेथड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट हैपन व्हेन हर्निया लेफ्ट अनट्रीटेड, क्या होगा हर्निया का अगर ट्रीट नहीं किया जाए काफी समय तक। तो पहली बात तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, मतलब काफी समय लेती है इसे दिखने में। तो आपने देखा होगा कि जो पुरुषों में जिनमें हर्निया होता है वो ऑलमोस्ट 50 के आसपास जो है वो हो जाते हैं, 40-50 के आसपास हो जाते हैं उनको होता है। अगर उन्हें लगता है कि मुझे इससे तकलीफ से निवारण चाहिए तो वो सर्जरी करवा के ठीक करते हैं। पर अगर उन्हें लगता है कि अभी मैं ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के एज पे आ गया हूँ और ये थोड़ा बहुत मुझे डिस्कम्फर्ट दे रहा है, या फिर कई लोग फाइनेंस की वजह से नहीं करते हैं, कोई भी कारण हो सकता है, तो कुछ नहीं होता है, थोड़ा बहुत उनके हल्का सा पेन कभी कभी हो सकता है, या फिर उन्हें डिस्कम्फर्ट होता है, थोड़ा बहुत उनके लाइफस्टाइल में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। ये धीरे 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 बढ़ने की वजह से क्या होता है, काफी समय लगता है। तो कई लोग इसे नहीं करवाते हैं,
क्योंकि उन्हें लगता है कि एक एज हो गई, अभी कुछ सर्जरी करवा के मुझे नहीं मिलेगा कुछ बेनिफिट और मुझे इसका ज़्यादा कुछ मुनाफा नहीं मिल पाएगा, और हो सकता है कि या फिर एक फियर भी रहता है कि यार एक एज हो गई अब सर्जरी क्यों करवाएं, तो उस डर की वजह से कई लोग कई बहाने बता देते हैं। तो कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन अगर बच्चों में अगर होता है, उन्हें अगर डिटेक्ट होता है तो कोशिश करके उन्हें तुरंत रिपेयर करवा के ठीक करवा दिया जाए, ताकि उनकी आगे की जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी अच्छे से चल सके, काफ़ी अच्छे से वो अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।